बहुप्रतीक्षित हॉस्टल वार्डन परीक्षा की डेट अनाउंस हो गई है। आसान नहीं है, समझेंगे इस बात को। लगभग 300 पोस्ट के लिए 7 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है, यानी लगभग 2333.33 कैंडिडेट्स पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, अगर हम ओवरऑल बात करें। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम आत्मानुशासन बरतें, सही तरीके से प्लानिंग करें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, तो अभी भी वो मौका है जिससे इस पोस्ट को पाया जा सकता है। अब मैं आज के इस गला काट स्पर्धा वाले समय में इस बात की उम्मीद रख रहा हूं कि लोग जब से वैकेंसी निकला है तब से तैयारी कर रहे हैं और उन व्यक्तियों के चुने जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर भी आप अगर कोई पहली बार इसकी तैयारी कर रहा है तो आप इस चांस को छोड़िए मत, जी जान लगा दीजिए। सफलता सिर्फ कहने से या यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देखने से या हम 60 दिन में हॉस्टल वार्डन की तैयारी कैसे करें इस प्रकार की वीडियो को देखते रहने से नहीं होगी, लहू और लोहा गलाने से होगा। एक फिक्स प्लानिंग बरतनी पड़ेगी उसके लिए आपको, तभी जाकर के आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर हिम्मत है तभी आगे बढ़िए, तो समय खराब मत कीजिए। आसान नहीं है इस समय में कंपटीशन फाइट करना। कभी आपने विचार नहीं किया, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, प्रेरणा अपने जगह में है लेकिन सच्चाई भी अपने जगह में है। जरूर हम एग्जाम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आगाह रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है कि सीधे चांद तारे तोड़ के आपको लाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए कोशिश जरूर कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कम से कम आप एक व्यक्ति हैं, आपसे 300 गुना पोस्ट निकला है। प्लानिंग वही है, पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है। 100 नंबर के सवाल होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उस 100 नंबर के सवाल को कम समय में सॉल्व करना बड़ा कठिन काम है। पहले इस पे हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, तो उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आप सिलेबस जान रहे हैं उस सिलेबस में आपको पता ही है जो सबसे मेन सब्जेक्ट है हमारा 30 नंबर का कंप्यूटर। 30 नंबर के इस कंप्यूटर के लिए कितने अध्याय दिए हैं और क्या दिन तय है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि 15 सितंबर को परीक्षा है और अगर आज 9 जुलाई है, मतलब मोटे तौर पर 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में 60 दिन का समय है। यानी एक सरल भाषा में मैं कहूंगा कि आप जैसे कंप्यूटर वाले टॉपिक को देखते हैं ध्यानपूर्वक, आप देखिए यहां पर, तो कंप्यूटर में लगभग 11 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर जो है बड़ा है। आप कैसे इसे हम टारगेट करेंगे, यानी आप मिनिमम ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में अगर मैं एक टॉपिक को मैं अगर मिनिमम 3 दिन दूं तो 11 तिया 33 होंगे। 11 तिया 33, आप इसे ऐसा भी समझ लीजिए, 3 मैं देने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 30 नंबर का कंप्यूटर, 25 नंबर का आपका मैथ्स, कंप्यूटर मैथ्स और 25 नंबर का जीएस वाला जो पार्ट है। आप देखेंगे इस चीज को कि ये जो 3 पार्ट मैंने लिखे हैं इसका वेटेज ही 80 नंबर है। बस इतना फर्क है कि जीएस वाला जो पार्ट है छत्तीसगढ़, करंट और पारंपरिक जीएस में बटा हुआ है। 15 का पारंपरिक जीके, 5 नंबर का करंट और 5 नंबर का सीजी, यानी 15 5। जो कंपटीशन की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं, इन पूरे विषयों की तैयारी कर ही रहे हैं, हम उम्मीद मान के चल रहे हैं इस चीज को। तो 30, 25 और 25 यानी 80 नंबर का सवाल ये हो गया। मेन कंपटीशन आपका यहाँ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाकी को अवॉइड कीजिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी शुरुआत के जो 3 टॉपिक हैं, अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 2 बड़े और एक छोटा चैप्टर पकड़ लूं, क्योंकि आप 3 का टारगेट रखेंगे। 33 दिन होता है, 11 या 33, अगर एक 11 चैप्टर है, लगभग 11 टॉपिक लगभग सभी में है, तो 11 या 33 मुझे 3 महीना 33 दिन 30 दिन और मिलेगा, ऐसा आप उम्मीद मत रखिए। ये एक एवरेज रेट है, जबकि 3 की जगह एक टॉपिक खत्म होने में 4 दिन लग सकता है। हम सरल भाषा में ऐसा समझें तो आप देख लीजिए, जैसे मैं किसी एक टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, प्रिंटर के प्रकार, तो प्रिंटर के प्रकार इंकजेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर, तो मुझे एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए।
प्रिंटर का इतिहास पता होना चाहिए, प्रिंटर के प्रकार क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, और कोशिश करें कि इसे आप प्रैक्टिकल अनुभव करें, गूगल यूट्यूब पर रिसर्च करें, वहां देखिए विजुअल इफेक्ट जो है आपके दिमाग पर लंबे समय तक क्या करेगा, असर डालेगा, और जब असर डालेगा तो वहां क्वेश्चन बदल करके भी आएगा तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, खास करके कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में। यानी एक टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है, तो मेमोरी का हर चीज आपको आना चाहिए, एक एक चीज ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए। भले ही आप रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, इसीलिए मैं पहले ही प्लानिंग कर रहा हूं कि आप एक डिवाइड कर दीजिए 3 से 4 दिन। अगर बड़ा कठिन सब्जेक्ट है तो आप 4 दिन ही मान सकते हैं, तो 11 चौके 44 लगभग मान लीजिए 4 दिन एक टॉपिक को, और इस 4 दिन के भीतर में 3 दिन आप थ्योरी पढ़ें और 1 दिन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके प्रश्न विभिन्न प्रकार के बन सकते हैं, कैसे हम जानेंगे उनको, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे उसके लिए, है ना। तो 4 दिन का समय दीजिए एक अध्याय को, 11 चौक 44, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, टिप के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। सेम कंडीशन आप इधर भी अगर देंगे, यहां पर अगर आप जाते हैं मैथ्स वाले टॉपिक की हम बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए एलसीएम औसत, वही टॉपिक व्यापम का जो फेवरेट हिस्सा होता है, जो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, उसी को रखा गया है। सिलेबस के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है। यहाँ लगभग हर अध्याय, आप जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, शुरू से ही हम समझते हैं, आप एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ का बेसिक मालूम होना चाहिए, और एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से कम 50 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और सॉल्व कैसे करने हैं, यूट्यूब में खोल करके, या आप जहां कोचिंग कर रहे हैं वहां पर उसके नोट्स या वीडियो को देख करके आपको मैथ्स नहीं बनाना है, मैथ्स को अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक कैलकुलेशन करने हैं, वैरायटी वाले क्वेश्चन बनाने हैं। आप क्वेश्चन पकड़िए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, खास करके मैथ्स और जीके वाले सब्जेक्ट पे मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, जब भी आप इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार के एग्जाम में आपको पैटर्न एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। इतिहास उठा के अगर हम देखेंगे, जैसे जीएस की मैं बात करता हूं, तो गुप्त काल से वहां आएगा ही आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो संगम वंश से क्वेश्चन नहीं आएगा, दक्षिण भारत से क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आएगा, आधुनिक भारत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मध्यकाल से क्वेश्चन कम आएगा। जिसका जितना ज्यादा महत्व होता है जीवन में, उससे उतने अधिक प्रश्न भी आते हैं और प्रश्न उत्पन्न होते भी हैं। इसीलिए क्वेश्चन देने वाला भी सामान्य व्यक्ति है, उस एरिया को वो ज्यादा हाईलाइट करता है जिसको खुद उसने पढ़ा है, उसने जिया है। क्वेश्चन पेपर भी तो कोई आदमी छांटेगा, भगवान तो छांटेगा नहीं, मशीन तो छांटेगा नहीं, कुछ भी उठा कर देगा। इंपॉर्टेंट पार्ट पता है उसे, तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट को ज्यादा फोकस कीजिए। इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको पता है कि ये सिलेबस है तो भिड़ जाइए उस पर, दानों की तरह पील पड़िए उस पर, तो आप महत्तम 100 पर तक के सारे वैरायटी के क्वेश्चन जहां जहां से आए हैं उसमें बहुत सारे वैरायटी ढूंढिए, और अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं रहेगा आपको, तो लगेगा कि बन जाएगा और भागट हो जाएंगे। भागट का मतलब यहां पर बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा मैथ्स का। सबसे ज्यादा असरकारक सब्जेक्ट अगर कोई है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा असरकारक अगर कोई सब्जेक्ट है तो मैथ्स से ही है। ध्यान रखिएगा, इसके बिना कोई पार नहीं होगा। कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट, क्योंकि कंप्यूटर में आप पास नहीं होगा तो आप कॉपी चेक भी नहीं होगी, और दोनों साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, रटने वाले नहीं हैं। आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी आपको उससे जुड़े हुए, तभी आप इस चीज को काम कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो आप अध्याय को अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, 50-60 क्वेश्चन कर डालिए हर चैप्टर से, औसत से, परसेंटेज से, चाल दूरी समय से, साधारण ब्याज से, जहां से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को जरूर करना है, और सिलेबस को छोड़ना नहीं है, हर सवाल बनना चाहिए। हाँ, रेखागणित वाले हिस्से में बहुत हार्ड और बहुत लेंदी और कठिन क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वहां आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस आते हैं जीएस पे। तो जीएस पे अगर आप पहुंचेंगे तो ऐसे कंडीशन पे देखिए,
संविधान का वही पार्ट, संविधान का वही पार्ट जो जनरली पूछा जाता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय, आपको जो प्रश्न में दिया है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, उन्हीं पार्ट को आपको टारगेट करना है, सिलेबस से इतर नहीं जाना है। संविधान से केवल 2 क्वेश्चन आएगा, इतिहास से 2 क्वेश्चन आएगा, इतिहास में भी पूरे इतिहास को नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को ही टारगेट करके पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है गहराई से पढ़ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटना है। और पढ़ने के बाद एक एक टॉपिक वाइज टारगेट बना लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए कि इस टॉपिक को आप एक लिख लीजिए कॉपी में, इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से आप पूरे डिटेल से पढ़िए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वही केस इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इन सब के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, साइंस से बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस जिसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाकी उसके बाद आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। खास करके इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं आप, साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, साइंस के नंबर को छोड़ा जा सकता है क्योंकि 2 से 3 नंबर आएगा, और साइंस का सिलेबस बहुत बृहद है, वहां इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटना भी मुश्किल होता है, तो एक साइंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये नया जुड़ा हुआ है खेल और शिक्षा योग, इसको आप जरूर कीजिए। 4 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा और बहुत कीमती है, ये हर कोई नहीं बना पाएगा, तो जो हर कोई नहीं बना पाएगा उसे आपको बनाना है। 4 नंबर अच्छे से कीजिए। उसके बाद करंट जीके, आज से 6 महीने तक का जीके मिनिमम, कभी कभी 6, वैसे नियम के हिसाब से साल भर होना चाहिए, लेकिन जनरली व्यापम 6 महीने को टारगेट करता है। जो करंट के मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उसको आप देख के जाइए, और करंट से रोज अपडेट होना है, पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास, उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो एकदम क्लियर नहीं किया छत्तीसगढ़ का सिलेबस क्या है, लेकिन इतिहास बोला है तो आपको इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन को अच्छे से करके जाना है, और इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन को ही कीजिए, बाकी सबको करने के जहां तक मुझे आवश्यकता नहीं, हो सकता है कि कुछ और भी दे दे, व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लास्ट एंड लिस्ट जो चीज है आपका शिक्षा और मनोविज्ञान, मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि आप शुरुआत से ही 4 सब्जेक्ट का टारगेट कीजिए। 4 सब्जेक्ट मतलब मैथ्स, जीएस, उसके बाद कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान, क्योंकि ये भी नया है और सभी के लिए नया है, और 10 नंबर बहुत होता है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट को आप टारगेट रखिए, और दिन में कम से कम आप मैथ्स को 2 घंटा दीजिए, जीएस को आप मिनिमम 1.5 घंटे दीजिए, कंप्यूटर को आप 1.5 घंटे दीजिए, और बाल मनोविज्ञान को 1 घंटे दीजिए। अगर मैथ्स की समय सीमा को और बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। 1.5, 3, 2, 5 और 1, 6 घंटे की पढ़ाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सिर्फ रिविजन करना है, आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 2 नंबर मैथ्स, 2 घंटा मैथ्स, 1.5 घंटा आपका जीएस, 1.5 घंटा कंप्यूटर और 1 घंटा बाल मनोविज्ञान। जिस समय आपका बाल मनोविज्ञान का सिलेबस थोड़ा छोटा है, जब खत्म हो तब वहां से हिंदी और इंग्लिश को आप पकड़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखिए इस चीज को, आप हिंदी और इंग्लिश जो हिस्सा है, हिंदी सामान्य है, 5 नंबर के सवाल आएंगे, लेकिन इसकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तो जो जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप डिटेल से पढ़िए, और डिटेल से पढ़ने के साथ साथ जो है आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए अधिक से अधिक, क्योंकि 1 नंबर अगर कम हो गया तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो बोल रहा हूं बाद में समझ में आएगा। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना कि सही बोला था कि नहीं। मैं जो 1 नंबर का चुकता है वो इसके दर्द को सही तरीके से समझता है। चलिए ध्यान रखिएगा, हिंदी को आप अवॉइड नहीं करेंगे। अब आया इंग्लिश, तो इंग्लिश सभी के लिए कठिन है, क्योंकि व्यवहारिक विषय नहीं है इसलिए कठिन हो जाता है। तो इससे इसका तरीका सिर्फ ये है कि हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए जो जो मेन टॉपिक है, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन खास करके देखिए। जैसे वॉइस से क्वेश्चन जनरली पूछता है, वॉइस से क्वेश्चन आता है, आप केवल वॉइस को कर लीजिए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन को कर लीजिए, इस 2 टॉपिक को ही करना है, बाकी को नहीं करना है। सिनोनिम एंटोनिम्स को फिलहाल, स्पेलिंग्स को फिलहाल, 1 वर्ड को आप छोड़ सकते हैं। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, समय है तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर समय नहीं है तो फिलहाल अवॉइड कीजिए, इन दोनों को कीजिए। इसके बाद 1, 2, 3, 4, यानी ये जो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। आप देखिए कि माने 6 टॉपिक्स में से ही आप 3 नंबर बना सकते हैं, और इंग्लिश में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे आप छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। सभी को शुभकामनाएं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से,
समय आपके पास नहीं है, तो हर बार एग्जाम देने के बाद आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, थोड़ा सा और समय मिल जाता तो मैं आज हॉस्टल वार्डन बन जाए। ठीक है, थैंक यू सभी को।